हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, अगर आप इसमें कुछ भी नहीं जानते हैं, जीरो जानते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। या आपको अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का फॉर्मूला का पूरा एकदम बायोडाटा बनाना है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और इसका परिभाषा और इसमें क्या क्या मटेरियल आएगा, घनाभ, घन, शंकु, बेलन, अर्धगोला, गोला, ठीक है, तमाम तरीके का जो है फॉर्मूला, जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से है, सारा रिलेटेड आपको वीडियो इस वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके परिभाषा के साथ, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरा टॉपिक है घनाभ। अब घनाभ क्या होता है दोस्तों, तो हमने इसका परिभाषा भी लिख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी आकृति को घनाभ कहा जाता है, ठीक, या कहते हैं। यहाँ पर आयताकार अगर हम लोग पृष्ठ बात करें तो ये आयत होगा इस तरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आयत होगा, आयताकार पृष्ठ इस तरह रहता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। जैसे ये वाला भुजा इसके बराबर, ये वाला भुजा इसके बराबर, तो इसे हम लोग आयत कर देते हैं, ठीक। तो ऐसा ही 6 आयताकार पृष्ठ से जब कोई निर्मित होता है पिंड, तो उसी पिंड को हम लोग क्या कर देते हैं, घनाभ कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये जो प्रत्येक पृष्ठ है, ये क्या है हमारा, ये ऊपर वाला छत, ये पृष्ठ का लाएगा, ठीक, 1, ये नीचे 2, ये इधर 3, फिर इधर 4, है ना, एक पीछे 5 और ये एक सामने है 6, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे परिभाषा क्या निकल गया, 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं, ठीक। इसे इंग्लिश में क्यूबाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्यूबाइड, राइट। तो इसे आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात उठता है इसमें कि इस घनाभ में कितने फलकों की संख्या होती है ना। तो इसी को फलक कहा जाता है। ये वाले भाग को क्या कहा जाता है, फलक कहा जाता है ना। पृष्ठ या फलक दोनों एक ही चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुल कितना फलक होगा, 1, नीचे वाला 2, ठीक, ये सामने वाला 3, एक इसके पीछे वाला 4, एक इधर है 5, एक इधर है 6। यानी फलकों की संख्या जो है दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाता है, ठीक। ये हमने लिख दिया, फलकों की संख्या 6। इसी प्रकार बिल्कुल आपको भी नोट्स बनाना है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शीर्षों की संख्या कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर किस शीर्ष किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये 1 शीर्ष हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कुल कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष, ठीक। तो ये हमारा 8 शीर्ष हो गए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो किनारों की संख्या कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे किनारे अगर देखा जाए तो किनारे इसको कहते हैं हम लोग, ये 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, है ना, ये 5 और इसी प्रकार ये 6, ठीक। फिर उसके बाद ये 7, उसके बाद ये वाला 8। अब यहाँ पे देखिए, और ये नीचे 4 है, 8, ये 9, एक सामने वाला 10, एक ये नीचे वाला 11 और एक इधर 12। यानी कुल किनारों की जो संख्या होती है ना दोस्तों, ये कितना होता है, तो 12 होते हैं, ठीक। तो ये हमने लिख दिया 12, राइट। अब देखिए, इसका सूत्र की बात आ जाता है कि भाई घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो इन सभी के बारे में जानना अब होता है। तो अब इसका मैं बारी बारी से फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करता हूँ और इसी तरह आप बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है। ये बिल्कुल अपना बनाया हुआ है ये असाइनमेंट, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी पूछ लिया जाता है ना। तो ये क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL होता है, राइट। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब उसके बाद इसका आयतन का बात होता है कि भाई घनाभ का आयतन क्या होगा, है ना।
तो घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है। अब इसके विकर्ण का अगर बात कर ले हम लोग, जैसे कि अगर विकर्ण खींचना चाहेंगे ना, तो दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसी को घनाभ का विकर्ण कहते हैं। या अपने घर के दो विपरीत कोनों को, है ना, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले में अगर आप डंडा या हम बोल दे कुछ भी रख दे रहे हैं इस तरह करके, इस तरह, है ना, तो ये घनाभ का विकर्ण कहलाता है। ठीक है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर एल प्लस बी और प्लस एच। ठीक, यानी कि जहाँ जो हम बोल रहे हैं कि यल जो होता है, जहाँ एल बराबर घनाभ का लंबाई होता है। ठीक, क्या होता है, घनाभ का लंबाई, और जो बी होता है ये चौड़ाई होता है, और ये एच जो होता है ऊंचाई होता है। ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फिर से एक बार और देख लीजिए। घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है, शीर्षों की संख्या 8, किनारों की संख्या 12 होती है, और घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी गुणे एच होता है ना। फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। राइट। फिर आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल गुणे बी गुणे एच। उसके बाद विकर्ण अगर आपको निकालना है तो रूट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई कर दीजिए और विकर्ण निकल जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे देख लिया जाए तो थोड़ा सा विकर्ण जो है एल स्क्वायर हो जाता है ना, और प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए इतना हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग घन की तरफ। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं दोस्तों घन के बारे में, है ना, कि घन क्या होता है, जिसे हम लोग क्यूब कहते हैं, है ना, CUBE। ठीक। तो घन क्या होता है हमारा, तो 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को घन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम लोग बात कर ले कि वर्ग क्या होता है ना, तो वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, चारों भुजाएं अगर आपस में बराबर होती है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, वर्ग। अब ऐसा ही 6 वर्गाकार, है ना, फलकों से घिरी जो आकृति होती है या पिंड होता है या ठोस होता है, उसी को क्या कह देते हैं हम लोग, घन कह देते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी 6 फलक होंगे, 8 किनारे होंगे और 8 आपका शीर्ष हो जाएगा और 12 किनारे हो जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार घनाभ में हमने बता दिया। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट इसके सूत्र पे कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे फॉर्मूला का अगर बात कर ले थोड़ा सा, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, कि वक्र यानी मुड़ा हुआ भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये होता है आपका 4a स्क्वायर। क्या होता है, 4a स्क्वायर। राइट। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कर लें तो 6a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या यहाँ पे कुल ना लिख के पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखता है, तो आपको यही यूज करना है। ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। राइट। और ज़्यादातर यही फॉर्मूला आपका यूज होता है यहाँ पे NCERT क्लास 10th में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। अब घन का आयतन जो होता है क्या होता है, AQ, जहाँ A क्या है दोस्तों, तो घन का भुजा है। ठीक है। विकर्ण बराबर क्या होगा, तो ये रूट 3 और ये गुणे बाहर A होगा, या इसी को लिख सकते हैं आप A√3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये घन का विकर्ण होता है। तो फिर से एक बार और रिवीजन कर लीजिए। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, आयतन जो होगा AQ होगा, विकर्ण A√3 होगा। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं √3 गुणे भुजा भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बेलन पे कि बेलन क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने योग्य बातें हैं इसका परिभाषा पे, है ना। तो यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए। तो परिभाषा क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर,
बोला यदि आयत की एक भुजा स्थिर हो, है ना। मान लेता हूँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फिगर में आप देख रहे होंगे, ये आप आयत एक बनते हुए देख रहे होंगे, है ना। तो इसमें एक भुजा यानी ये वाले भुजा को हम लोग स्थिर रख दें, ठीक, और आयत इस स्थिर भुजा के चारों ओर घूमे, है ना। जैसे कहने का मतलब है ना कि आपको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं तो ये एक आयत है मान लीजिए, है ना। इसके एक भुजा को अगर इसको मैं इधर साइड में जिसको पकड़ा हूँ, अब इसको स्थिर रख के अगर मैं इसको चारों तरफ से इस तरह घुमाऊँ तो इससे जो प्राप्त होगा ना आकृति, आप एज्यूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा एक ऐसा पिंड प्राप्त होता है और इस पिंड को हम लोग क्या कह देते हैं, बेलन कह देते हैं, ठीक। अब इसका उदाहरण क्या है, तो बहुत सारा उदाहरण है ना। जैसे आप मार्कर देखे होंगे टीचर को लिखते हुए, वो भी मार्कर आपका क्या होता है, बेलन का ही होता है। या इस पेन को भी आप देख सकते हैं, ये भी एक बेलन का ही उदाहरण है, ठीक है। और जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप तार देखे होंगे, वो भी बेलन का ही एग्जाम्पल है। तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक आयत के, मान लीजिए ये हमारा एक आयत है और इसके एक भुजा को यानी इसी को अगर हम लोग स्थिर रख दें, यानी इसको रोक देना है, और इस वाले शीर्ष को पकड़ के इसको चारों तरफ अगर घुमाएंगे तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह जो आकृति बनेगा हमारा, ठीक है। इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, बेलन कह देते हैं दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा बेलन है। अब यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या कहलाता है, इसे आर से डिनोट किया जाता है। ये बेलन का जो होता है ऊंचाई होता है, ये वाला भाग, है ना। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई या गहराई भी कह दिया जाता है ना, या लंबाई भी कह दिया जाता है। तो ये हमारा ऊंचाई और ये त्रिज्या होता है। अब आ जाइए इसके फॉर्मूला पे कि भाई फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला अगर देखें तो यहाँ पे देखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले बात ये उठता है कि बेलन में जो ये मुड़ा मुड़ा भाग होता है, ये वाला, है ना, ये वाला भाग, इसे हम लोग वक्र भाग कहते हैं। जैसे इस पेन का देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग है ना, इसे हम लोग वक्र भाग कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा हमारा, 2πr/h, ये होता है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं बात करूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 2πr × h+r, h+r हो जाता है, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2πr × h+r कैसे हुआ। तो जैसे अगर मैं इस बेलन का बात करूं, यहाँ पे मैं एक बेलन ले लेता हूं, ये हमारा बेलन हो गया, ठीक है, ये हमारा एक बेलन हो गया। तो इसका अगर कुल पृष्ठ का बात किया जाए ना, तो कहाँ कहाँ इसका पृष्ठ हो सकता है। एक तो ये हो सकता है आपका, ये वक्र भाग कहलाता है यानी 2πr/h, ठीक। और दूसरा ये वृत्ताकार, और एक नीचे भी वृत्त है ना। तो इन दोनों वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल भी, तो देखा जाए तो एक का वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। अब 2 है तो 2πr² इसमें जोड़ देंगे, है ना, 2πr²। अब देखा जाए तो दोनों में से क्या क्या कॉमन है, तो 2πr दोनों में है ना, तो 2πr कॉमन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या बचेगा h, फिर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा r, समझ में आया। तो इसलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2πr × h+r, याद रहेगा। अब बेलन का आयतन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। तो ये हमारा बेलन से संबंधित था। अब आ जाते हैं खोखले बेलन के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों खोखला बेलन, जो कि ये इस प्रकार है। अब खोखला बेलन का उदाहरण क्या होता है हमारा, तो इसका उदाहरण एक पाइप से हम लोग रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लेता हूँ मैं कि इस खोखले बेलन में देखा जाए तो 2 त्रिज्या बनेगा, है ना। एक तो ये अंदर वाला बेलन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। इसकी जो त्रिज्या है मैं मान लिया यहाँ से यहाँ तक का
वो स्मॉल आर है। ठीक है, क्या है दोस्तों, तो स्मॉल आर, या आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है ये वाला, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसे हमने मान लिया कि कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी इस अंदर वाले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे त्रिज्या देखा जाए तो क्या है, स्मॉल आर है, तो सिंपली लिख देंगे 2 पाई आर एच। ओके, अब बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बाहर वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बाहर दिखाई दे रहा है ना, तो उसका त्रिज्या क्या है, हमारा कैपिटल आर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 पाई कैपिटल आर एच। ओके, इसका जहाँ ऊंचाई जो है यहाँ पर, इसका ऊंचाई जो होगा सेम होगा, क्या होगा, कैपिटल एच ही होगा। ठीक है, यहाँ चाहे स्मॉल एच कर लीजिए। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे लिखते हैं, बेलन में प्रयुक्त धातु की मोटाई, यानी ये कितना मोटा है ना, ये कितना मोटा है। अब इसकी मोटाई अगर आपको बताना है तो कैपिटल त्रिज्या में से, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल त्रिज्या में से ये वाला तो भाग हमारा है ही नहीं, धातु है ना, तो इतना आपको त्रिज्या घटा देना है, तो मिल जाएगा हमारा धातु की मोटाई। यानी कैपिटल त्रिज्या में से, यानी बाहरी बेलन के त्रिज्या में से अंदर वाले बेलन की त्रिज्या को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा प्रयुक्त धातु की मोटाई पता चल जाता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग, लिखा हुआ है इसमें खोखले बेलन के पदार्थ का आयतन। तो खोखले बेलन के पदार्थ का आयतन, तो पदार्थ कितने में भरा हुआ है दोस्तों, ये हमारा पदार्थ है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, तो देख लिया जाए, तो इस पूरे बड़े वाले बेलन का आयतन में से इस छोटे वाले बेलन का आयतन घटा देंगे, तो खाली हमें पदार्थ मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह, बाह्य बेलन का आयतन यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, है ना, और माइनस आंतरिक बेलन का आयतन यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब देखा जाए तो दोनों में से क्या कॉमन है दोस्तों, तो दोनों में से पाई एच और पाई एच कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन भी कर सकते हैं आप, पाई और एच कॉमन कर लेंगे, क्या बच जाएगा आपका, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा यूज होता है ना, तो इसको दिमाग में रखना है आपको। उसके बाद बोला है खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना, फिर इनटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और प्लस एच। ओके, 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच, ये खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये अंदर वाले का, ये दोनों गोलाकार भाग का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इधर वाले का भी, फिर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबको ऐड करने के बाद हमको ये मिलता है। तो आप इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसका यूज होता है ना, इसी को वलय का भी क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक, तो जब भी वलय का भी बात होगा तो ये आप दिमाग में रखिएगा, पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अब फॉर्मूला और परिभाषा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में, जिसे हम लोग शंकु कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि शंकु किसे कहते हैं, तो किसी समकोण को समकोण बनाने वाली भुजा में से एक स्थिर रखकर, एक भुजा को स्थिर रखकर, यहाँ पर एक भुजा लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक भुजा को स्थिर रखकर उसके चारों तरफ घुमाने से जो पिंड बनता है उसे शंकु कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। ये अगर हम लोग देखें बढ़िया से, तो ये देखिए आप, ये एक हमारा समकोण बन रहा है ना। तो समकोण जब बन रहा है दोस्तों,
तो समकोण वाला जो समकोण बना रहा है भुजा, यानी यही तो भुजा हमारा समकोण बना रहा है ना। तो इस भुजा को आपको स्थिर रख देना है, यहाँ पर इस समकोण वाले भाग को पकड़ना है ना। इस समकोण त्रिभुज के इस शीर्ष को पकड़ना है और उसके बाद इसे घुमाना स्टार्ट कर देना है। आप घुमाइएगा तो आप पाएंगे कि ये एक हमारा जो पिंड प्राप्त हो रहा है ये हमारा शंकु कहलाता है। ओके, वही लिखा हुआ है कि किसी समकोण को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक स्थिर भुजा को रखकर उसके चारों तरफ, यानी देखा जाए अगर तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है ना, तो अगर आप इसको स्थिर रख दें, इसको रोक देना है और इस वाले भाग को पकड़ना है, पकड़ के और इसको इस तरह घुमाना है, तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये घुमाने से एक पिंड का हमारा निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा कैसा निर्माण कर रहा है, एक शंकु के निर्माण कर रहा है ना। तो ये हमारा शंकु का परिभाषा हो जाता है, जो कि आप अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो देखा जाए तो ये वाला शंकु का ऊंचाई कहलाता है, जिसे हम लोग h से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो होता है ना ऊंचाई, ये भी तो ऊंचाई ही है, इसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल l से। ये शंकु का त्रिज्या होता है, जिसे हम लोग स्मॉल r से सूचित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r l। ठीक है, उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आपको जोड़ देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह करेंगे आप। पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, यानी पाई आर एल प्लस आधार के वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों में से देखा जाए तो पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे एल प्लस आर। ठीक है, एल प्लस आर, यानी आप कुल मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर शंकु का पूछा जाए तो पाई आर इंटू एल प्लस आर बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यानी बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा शंकु का आयतन होता है। अब तिर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या होगा, तो देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज है हमारा, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बना रहा है ना, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार। तो कर्ण बराबर क्या मिलता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये हमारा शंकु के बारे में डिटेल था। अब आ जाइए यहाँ पे गोले के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब गोला क्या होता है दोस्तों, बस और थोड़ा सा और वेट कर लीजिए और बाकी फिर फिनिश्ड हो जाएगा ये आपका पूरा, है ना। तो बोल रहा है यहाँ पे कि किसी वृत्त के उसके व्यास के चारों ओर घुमाने से जो ठोस, या हम बोलते हैं घुमाने से ठोस गोला का निर्माण होता है, उसे गोला कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी वृत्त के उसके व्यास के चारों ओर, मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है ना। ये मान लीजिए कोई वृत्त है, तो इसके व्यास के, बोल रहा है उसके व्यास के चारों ओर, ये आपका व्यास हो गया। अब आप इसको ना, मान लीजिए यहाँ से अगर मैं एक डंडा निकाल दिया, ठीक है, अब इसको पकड़ के अगर आप इसको घुमाने लगते हैं तो ये कुछ इस प्रकार भी घूमेगा, है ना, ये कुछ आपको इस प्रकार दिखाई देगा। तो ये हमारा एक गोले का निर्माण कर देता है। अब इसके उदाहरण का अगर हम लोग बात कर ले तो एक आप बॉल को भी देख सकते हैं या फुटबॉल को भी देख सकते हैं, ये सभी गोले का ही उदाहरण है। ठीक है, या आप सबसे प्राकृत गोला का हम लोग बात कर ले तो हमारा खुद का पृथ्वी है ना, या आप देख सकते हैं चंद्रमा भी है ना। तो यहाँ पे देखिए अब गोले का कुल मिलाकर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने लोगों को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे डाउट होने लगता है ना। तो गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह ले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह ले, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है 4πr²। एक्चुअल में बोलता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए, है ना, या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आप यही वाला लगाइएगा। ठीक है,
4πr²। इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। ठीक, अब आ जाता है नेक्स्ट, अब आ जाता है अर्धगोले का बारी दोस्तों। तो अब देखते हैं अर्धगोला कि अर्धगोला क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि अर्धगोला, तो इसे कहते हैं हेमीस्फीयर, और गोले को स्फीयर कहा जाता है ना, राइट। तो अर्धगोला किसे कहते हैं, तो एक गोले को इसके केंद्र से जाते हुए एक तल के द्वारा काटा जाए तो गोला 2 बराबर भागों में बंट जाएगा। इस प्रकार बना प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। अगर मान के चलिए इस गोले को अगर इसके तल के परितः, इसी के परितः अगर हम लोग काट दें तो ये आधा भाग ऊपर निकल जाएगा और आधा भाग नीचे। तो प्रत्येक भाग को हम लोग अर्धगोला कह देंगे, जिसमें ये पार्टिकल आप देख सकते हैं, ये गोला का ही भाग है आधा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्धगोला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का त्रिज्या जो है, मैं मान लिया कि ये स्मॉल r है, ठीक है। तब और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिज्या होता है ना, ये अर्धगोले के ऊंचाई के बराबर होता है, यानी ऊंचाई भी इसका स्मॉल r ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है, जब अर्धगोले की ऊंचाई की बात होती है तो स्टूडेंट फंस जाते हैं कि भाई कैसे इसका ऊंचाई निकालें, तो इसके त्रिज्या के ही बराबर इसका ऊंचाई होता है, ठीक। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप कि h बराबर भी क्या होता है, r होता है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2πr² हो जाता है अर्धगोले का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो ये 3πr² हो जाता है ना। और गोले का आयतन का अगर हम लोग बात कर ले तो ये 2/3 और ये πr³ होता है। ओके, तो दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।